सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती भी तुम्हें मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंजरी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आरती बताओ कैसी हो, कैसा लग रहा है आज का दिन तुम्हें, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बीच में जब धूप खिल जाती है ना तो मौसम एकदम खुशगवार हो जाता है। और खिली धूप में जब बारिश के भीगे हुए पत्ते होते हैं ना तो बिल्कुल चमकदार लगते हैं, धुले साफ लगते हैं, तो मन बड़ा वैसे भी आनंदित हो जाता है। और बारिश लगातार होती है तो लगता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भाई धूप थोड़ी निकले, क्योंकि कपड़े वपड़े सूखे, जो सीलन है वो सब गायब हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। और देखो आज हम लोग बात भी करने वाले हैं, विषय बता देते हैं पहले कि उपयोगी टिप्स में हम बात करने वाले हैं बारिश में घर की सफाई। तो आप लोग किस तरीके से बारिश में अपने घर की सफाई करते हैं, या क्या आप उपाय अपनाते हैं अपने घर को साफ रखने के, और जो थोड़ी सी सीलन वाली एक महक सी आ जाती है उसको दूर करने का आप क्या उपाय करते हैं, तो आप हमें लिखकर भेजिए। और देखो बहुत सारे हमारे साथियों ने संदेश भी भेज रखे हैं इस पर, और मुझे कुछ कहना है जो आज हम सेगमेंट लेते हैं उसमें, वो चिट्ठियों का जमाना। तो भाई वो चिट्ठियों का जमाना जो था ना वो कभी पुराना हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, उनकी यादें बसी हुई हैं, मन में बसी हुई हैं। और हम चाहेंगे कि जो भी आप भेजते थे चिट्ठियां और आपके पास चिट्ठियां आती थी, तो उसका जो आपका अनुभव है वो आप अपना अनुभव जो है वो हमें लिखकर भेजिए, हमारे साथ साझा करिए उन यादों को, तो हम एक बार फिर से उन पलों को जी लेंगे। बिल्कुल जी लेंगे। और आज और क्या हम लेकर के आए हैं? आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत कोलक्कैल देवी की अम्मा, जो पराणविद हैं, और साथ ही हम लेकर आए हैं लुप्त होती पारंपरिक कलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आपके पास जो भी इनके बारे में जानकारी है आप हमें लिखकर भेजिए, और आप किस तरह से इनसे जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा भी कुछ है तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं हम लोग गीत, फिर आगे करेंगे बातें। बिल्कुल। पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले।
हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे। यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। शोख अदाओं के साथ थिरकते कदम, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, पूरे दबंग अंदाज में, और दोस्तों की महफिल सजी हो तो ओ केटी को बर्फ बदन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी? मेरा काम ये है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा जी, वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है। तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियां, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। मैं निकला ओ गड्डी लेके। 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन पर। हाँ तो मंजरी, अब हम बात करते हैं अपने जो नया सेगमेंट जो हम ये लेते हैं कहानी पद्मश्री की। तो इसमें हम आज बात करेंगे कोलक्कैल देवकी अम्मा, जो कि पर्यावरणविद है, यानी पर्यावरण की रक्षा कह समझ लीजिए। तो देवकी अम्मा के दादाजी जो थे वो एक वैद्य थे। उनका देवकी अम्मा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था और उन्हीं की वजह से देवकी अम्मा में पर्यावरण के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उनका विवाह हुआ गोपाल कृष्ण पिल्लई से, जो एक अंग्रेजी के शिक्षक थे। उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था। और देवकी अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देवकी अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी। लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला। परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज की शुरुआत करी है ना कि बीज और पौधे देना, मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंकमड़ी जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती है 4 पीढ़ियों ने मेरी मां के वृक्षारोपण के इस सफर में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे। और वो कहती है कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्योहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देवकी अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम करीब गिनती नहीं कर सकते लेकिन अधिक से 3000 से भी अधिक वृक्ष वहां पर हैं। बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देवकी अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है। परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूरबाज, नीलगाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती है पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है। बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और न ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं। बिल्कुल। और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने जरूर जाती हैं। उनकी बेटी थैंकमड़ी कहती हैं, 5 एकड़ जमीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने जरूर जाती हैं। क्योंकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता। और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भूमित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है। और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज करी कि पौधे लगाने शुरू किए और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत हो सके। और ये देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं। हमरे गाँव
मंजरी, डोर से तो पैर की बंध जाते हैं ना। बिल्कुल बंध जाते हैं, क्योंकि प्यार चीज ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है। और जब जहाँ पर पेड़ पौधों से प्यार होता है तो उसकी अलग ही बात होती है। और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है ना। और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही हैं। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं और उनको सहेजना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं। और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है। और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कलाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हालांकि आधुनिकीकरण की जो इस समय दौर चल रहा है उसमें उसकी तेज गति के बीच में इनमें से कई पारंपरिक कलाएं विलुप्त होने के खतरे का सामना भी कर रही हैं। और इस देश के हर क्षेत्र और समुदाय ने अपनी एक विशिष्ट कला को जन्म दिया है, चाहे वो मधुबनी हो चित्रकला, और या फिर वारली कला, पट्टचित्र, फड़ चित्रकला, कठपुतली, मिट्टी के खिलौने, हथकरघा, बुनाई, लोक नृत्य, लोक संगीत और बांस बेत की शिल्पकला जैसी अनगिनत कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज समय के बदलते प्रवाह में ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं। बिल्कुल सही कहा आरती तुमने। और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टाचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। बिल्कुल, ये पर्यावरण को देखो, जो परंपरागत हमारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिद्री वेयर जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं और जटिल डिजाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिद्री वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही सुजुनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं। ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ते मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। और बिल्कुल इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है, जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव-गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी। कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है। बिल्कुल, और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की यात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं। बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है, जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे
सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिजाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाजों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है। और इसकी विशेषता ये है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती, लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आर्थिक कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आए जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो कला है सच में बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं जटिल तो होती ही हैं डिजाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं तो इनको सहेजना जरूरी है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम गीतों को भी सुन लेते हैं। तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है।
बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा हैं, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल है। और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल। अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती, बताओ कौन सा संदेश हम लेकर पढ़ने वाली हो? बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने। और चिट्ठियों की इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं इसी को, फिर हम कलाओं की बात करेंगे। तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाकिये जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रखकर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है। और देखो, तो हमारे प्यारा सा था ना कि रुका ही नहीं गया। देखो, हमारे साथी लिखते हैं आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी है, और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है, जैसे कि लोक थे, लोक संगीत का ये बहुत ही सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीजों की तरफ वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं, जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल। और लुप्त होती पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं। किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएं लुप्त प्राय ही हैं और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्ण कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक
और बहुत ही विशाल है। बिल्कुल। और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते बिल्कुल, हैं। क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना, ये हमारे देश की पहचान है। इनको इसलिए इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुने। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए, बिखरी अलके झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए। ऐसे आए छुई मुई सी, ऐसे आए छुई मुई नजर से छू लूं तो कुमलाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। कंचन सा तन कलियों सा मन, अंग अंग अमृत छलकाए। कंचन सा तन कलियों सा मन, अंग अंग अमृत छलकाए। जाता बचपन आता यौवन, जाता बचपन आता यौवन, जाने कैसी प्यास जगाए। मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। सच हूँ अपने मिलन के सपने, सिंदूरी वो रात भी आए। सच हूँ अपने मिलन के सपने, सिंदूरी वो रात भी आए। तू मेरे आंगन झूमे जैसे,
जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। जब तुम मेरे सामने आए, लेकिन जब जब ये चिट्ठियों के संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल उन पे संयम रहता ही नहीं है। और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए, उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके बारे में? साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थीं, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है। क्या बात है। और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आरती। और हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहाँ, चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छिन गया है। और वाकई में सही बात है, चिट्ठियां लिखना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना, उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता। आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत, धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था। डाकिया सिर्फ कागज का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकियां लेकर आता था। कागज का चुनाव, स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था। चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतजार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है। मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं आरती कि चिट्ठियां या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देखकर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। मेरे बड़े भाई बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं, तो मतलब उन्होंने शुरू किया था। हमेशा खूबसूरत लिफाफा, खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया करता, महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है। तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था, कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इत्र भी डाल दिया करता था। महकती हुई चिट्ठी जिस तक भी पहुंचती होगी, वाह क्या बात है। और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था। और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हालचाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी। एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था। उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आंखें भीग जाती हैं। क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं, उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज ही नहीं, पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्योहार पर आना,
आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी 2 पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाकिये की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते, फिर सबको सुनाते। एक चिट्ठी महीनों का इंतजार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे, क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस जमाने में जो चिट्ठी का मजा था वो अलग ही था। लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दे। बिल्कुल। अब एक साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियां अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, चिट्ठियां होती थी, है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी, पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिल लोगी जाके। चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बनने की दास्तान। 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं, और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की। और आप
इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। -10 ओहो। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी, वाह। लेकिन -10 तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना? और बताओ। हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं। तो एक हमारी साथी हैं लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है। और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुंचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोजपत्र और ताड़पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज, कलम, स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार, भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है। और साथ ही साथ अपनी प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श का व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजोई ही चिट्ठियां जब भी चाहे हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग, रूप, रस, गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट और इन सब चीजों में कहाँ मिलती हैं। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा, जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहती, उसमें घोप कर सुरक्षित रखा जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भावनाओं, सब्र और एक खास अपनापन का दौर था। लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी पत्र पर लिफाफों का इंतजार करते थे। बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज हुआ करती थी। हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थी, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थी। कागज पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी, क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे। चलो एक गीत सुन। कजरे की बाती असुवन के तेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती असुवन के तेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती। चंचल से नैनों में काजल को आंज कर, बिखरी इन हलकों में रजनी को बांध कर, सिंदूरी आंचल में तारों को टांक कर, अधरों के प्यालों में चुंबन को ढाल कर, अटका कर सबके मन प्रीत की गुलेल में, मारी न जाओ कहीं अपने इस खेल में। सपने ही टूट गए इस ताल मेल में, आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती।
तन में मदहोशी, अंगों में ज्वाला, छल 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 के जो मदिरा का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। नशा ही नशा है इस अंगूरी बेल में, प्याला और मदिरा इन दोनों के मेल में। बिरहा के फूल है जीवन की बेल में, आले में हार गई अखियन के खेल में, गजरे की बाती। तो आरती, बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में कैसे रखें सफाई। तो इसके लिए देखो, घर के जो पावदान है उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहन जाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज करें। और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है, तो वहां पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें। और घर की दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी, कहीं टूट फूट दिख रही है, तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है। और इस समय बिल्कुल हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी, सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें। पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं, या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये सब चीजें करें। बिल्कुल। और जो चीजें फिसलने का बहुत डर रहता है, तो जहां भी आप देखें तो वहां पर आप इस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि कीटाणु नहीं आएंगे। और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई करते रहे, जिससे कि वहां पर नमी से क्या होता है, धूल गर्दा जमा हो जाती। तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत। तो आरती, देखो प्रोग्राम बातें करते करते समापन की ओर हो गया है, तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।